मालिक 40 के दशक का एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसे हर कोई टोनी भाई एल कहता था। उसका रूप साधारण था और उसका स्वभाव थोड़ा सौम्य एलिगेंट था। वह किसी व्यापारी बिजनेसमैन जैसा नहीं लग रहा था। वह पत्थर का ये टुकड़ा खरीदने ही वाली थी कि आप आ गए, टोनी भाई। लतिका भार्गव ने टोनी भाई को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। क्या ऐसा है? टोनी ने निशा शर्मा को ऊपर से नीचे तक देखा परखा। वह खूबसूरत थी, लेकिन वह किसी अमीर इंसान जैसी नहीं लग रही थी। असल में पत्थर के इस टुकड़े ने काफ़ी लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन किसी की भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं हुई थी। 50 करोड़ रुपये कोई छोटी रकम नहीं थी। ऐसे ही इसे खर्च करने की हिम्मत कौन करता? अब निशा शर्मा ने कहा कि वह बिना कटे पत्थर अनलिट रॉक के इस टुकड़े को खरीदना चाहती है, जिससे हर कोई हैरान रह गया। ये किस परिवार की बेटी है, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली? वह 50 करोड़ रुपये हैं, लेकिन ये पत्थर ऐसा लगता है। दूसरों की बातचीत सुनकर लतिका भार्गव ने अपनी आवाज़ उठाई और हंसते हुए कहा, मिस निशा इस पत्थर को लेकर बहुत आशान्वित ऑप्टिमिस्टिक है। उसने सीधे निशा शर्मा को घूरा और इस बात को भांप लिया कि लड़की थोड़ी झिझकी, पीछे हटी और उसकी नज़रें थोड़ी डगमगाईं झपकीं। लतिका भार्गव ने और भी चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि उसे यह इतना पसंद है तो बेशक मेरे लिए उसका पसंदीदा पत्थर छीनना अच्छा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों ने ही इसे पहले देखा था, निशा शर्मा ने जोर जिद देते हुए कहा। कोई बात नहीं, हमने अभी तक इसके लिए पैसे नहीं दिए हैं। यह असल में हमारा नहीं है ना टोनी भाई? टोनी भाई ने सिर हिलाया, सही कहा, यही नियम है। उनका नियम था कि जब पिछला ग्राहक कस्टमर माल पत्थर देख रहा हो तो किसी और को बोली बिड लगाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि लतिका भार्गव के मामले में, जिसने साफ कह दिया था कि उसे यह नहीं चाहिए, दूसरों के लिए इसे खरीदना ठीक था। खैर, निशा शर्मा का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। क्या ये सच में ठीक है? मिस लतिका, आपके लिए इसे खरीदना बेहतर है, ये पत्थर सच में बहुत अच्छा है। नहीं, ये ठीक है। लतिका भार्गव ने सिर हिलाया। चूंकि तुम्हें लगता है कि यह अच्छा है तो यह तुम्हारा है। लतिका भार्गव ने बाकी लोगों से कहा, मिस निशा के इसे खरीदने के बाद हम इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी लोगों ने खुशी जताई, चीयर किया। हाँ, हम भी देखेंगे। पत्थर का ये टुकड़ा महीनों से यहाँ पड़ा था, लेकिन अभी तक बिका नहीं था। इस बड़े पत्थर के कुछ हिस्से अच्छे थे जो लाभदायक प्रॉफिटेबल हो सकते थे, लेकिन बाकी हिस्सों ने लोगों को असमंजस अनश्योर में डाल दिया था। यही वजह थी कि इसे अब तक ऐसे ही छोड़ दिया गया था। हर कोई ये देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि क्या इसके अंदर कोई अच्छा माल है। अब जब यहाँ एक बड़ा ग्राहक मौजूद था तो बेशक लोग एक अच्छे तमाशे शो की उम्मीद कर रहे थे। निशा शर्मा ने अपना होंठ काटा और पूछा, जब मैं इसे खोलूंगी कटवाऊंगी, अगर इसमें कोई खूबसूरत ज़ैद कीमती पत्थर निकलता है तो कोई मुझसे इसके लिए लड़ेगा तो नहीं, है ना? बेशक नहीं, टोनी भाई ने एक गहरी आवाज़ में कहा। मेरे इलाके में ऐसा नहीं होता। हाँ, चिंता मत करो, कोई तुम्हें लूट नहीं रहा है। अपने होठों पर एक व्यंग्यात्मक ताना मारती हुई मुस्कान के साथ लतिका भार्गव ने उसे उकसाया, तो जल्दी करो और उन्हें पैसे दो। जब तुम ऐसा करोगी तो ये तुम्हारा हो जाएगा। टोनी भाई ने लतिका भार्गव की ओर देखा और तुरंत स्थिति समझ गया। दोनों लड़कियों के बीच साफ तौर पर कोई दुश्मनी ग्रज थी जो वे ऐसा तमाशा कर रही थीं। हालांकि जब तक कोई पत्थर खरीदता उसके लिए अच्छा था। तो फिर ठीक है, निशा शर्मा ने अपने दांत पीसे और सिर हिलाते हुए अपना बैंक कार्ड निकाला। क्या आप यहाँ पैसे ट्रांसफ़र ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं, टोनी भाई मुस्कुराए। तुम सच में इसे खरीदना चाहती हो? बेशक, इसके अंदर पक्का कोई खजाना होगा, निशा शर्मा ने एक साहसी हिम्मत भरे अंदाज में कहा। तो फिर ठीक है, चलो अब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। उनके जाते हुए प्रस्थान देखकर लतिका भार्गव के दिल में एक अशुभ बुरे पूर्वाभास प्रीमोनिशन की झलक कौंध गई। हालांकि क्या सच में निशा शर्मा के पास इतना पैसा था? जबकि लतिका भार्गव को शक हो रहा था, निशा शर्मा और टोनी भाई राहत भरे भाव के साथ वापस आ गए। अब पत्थर को तोड़ना काटना शुरू करते हैं, उसने कहा। जब उन्होंने सुना कि एक पत्थर को तोड़ा काटा जाने वाला है तो हर कोई तुरंत ये देखने के लिए इकट्ठा हो गया कि क्या हो रहा है। जब उन्हें पता चला कि यह वही विशाल पत्थर था जो महीनों से वहां पड़ा था तो हर कोई और भी ज्यादा उत्सुक क्यूरियस हो गया, उनकी आंखें चमक उठीं। इतना बड़ा सौदा करने के बाद टोनी भाई ने निशा शर्मा की ओर अधिक सौहार्दपूर्ण एमिकेबल भाव से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की सच में इतनी अमीर होगी। शर्मा उपनाम, क्या वह शर्मा परिवार की बेटी हो सकती थी? उनकी भी एक बेटी थी जो टीनेजर किशोरी थी और ये लड़की भी उसी उम्र की थी। लेकिन क्या शर्मा परिवार में इस तरह पैसे खर्च करने की हिम्मत थी? यहाँ तक कि भार्गव परिवार भी इस तरह खेलने की हिम्मत नहीं करता था। शर्मा परिवार में इतनी हिम्मत गम्पशन कहाँ से आए? हालांकि उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। जब तक पैसा आ रहा था उसे कोई परेशानी नहीं थी।
पत्थर काटने वाला उस्ताद मास्टर अपने औजारों के साथ आया और पूछा, मिस निशा, आप इसे कैसे तोड़ना काटना चाहती हैं? निशा शर्मा पत्थर के चारों ओर घूमी, फिर एक खास हिस्से पर एक घेरा सकल बनाया। इस जगह को छोड़ दीजिए। लोग अब और भी ज्यादा उत्सुक थे। वह इतनी आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती थी? ठीक है, उस्ताद ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वैसे भी यह निशा शर्मा का बिना कटा हुआ पत्थर था। उसने और उसके प्रशिक्षु अप्रेंटिस ने औजारों का उपयोग करके घेरे वाले हिस्से के बगल से पत्थर को काटना शुरू कर दिया। 1 घंटे की मेहनत और चारों ओर उड़ती धूल के बाद आखिरकार उस विशाल पत्थर का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया गया था। पत्थर की सतह को देखकर, जो आम पत्थरों से अलग नहीं थी, हर किसी के भाव जटिल कॉम्प्लिकेटेड हो गए। वे थोड़े निराश थे, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल वैसा ही हुआ वाली भावना भी थी। लतिका भार्गव के मुंह के कोने की मुस्कान गहरी और गहरी होती गई, लेकिन साथ ही उसे राहत भी मिली। खुशकिस्मती से उसने ये बिना कटा हुआ पत्थर नहीं खरीदा था, वरना यह एक बहुत बड़ा नुकसान होता। ये सोचकर उसने आत्मसंतुष्टि स्मगली के साथ गुप्ता अंकल की ओर देखा। गुप्ता अंकल की बाहें कसी हुई थीं और उनका चेहरा जटिल था। हालांकि निशा शर्मा निराश नहीं थी। भीड़ की गहरी नज़रों के नीचे उसने पत्थर के उस टुकड़े पर एक और लकीर खींची जो कई गुना सिकुड़ चुका था। यह एक विशाल पत्थर से 2 बास्केटबॉल के आकार का हो गया था। यहाँ ठीक है, बेशक पत्थर काटने वाले को इससे कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि वे काफ़ी थक चुके थे, लेकिन उन्होंने पैसा तो कमाया ही था, इसलिए ऊर्जा मेहनत बचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लोगों की फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी, लेकिन ये सब नकारात्मक नेगेटिव था। कोई यह कहे बिना नहीं रह सका, बेहतर होगा कि इसे बीच से ही काट दिया जाए। 50 करोड़ रुपए से ही बर्बाद हो गए। कितने अफसोस की बात है। हालांकि यह अभी तक नाकामी फेलियर के अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा था, लेकिन इसे देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसमें कोई सुधार हो सकता है। निशा शर्मा ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और पत्थर काटने वाले की हरकतों को घूरती रही। 10 मिनट के बाद पत्थर काटने वाले उस्ताद की हरकतें रुक गईं और सतह से बुरी क्रम्बली सामग्री को हटाने के बाद वह तुरंत चिल्लाया, धुंध, फॉग, सफ़ेद धुंध। हर कोई हंगामे हैरानी में था। वहां धुंध थी, और वह सफ़ेद धुंध थी। धुंध बाहरी परत और भीतरी परत के बीच की एक उप परत सब लेयर को कहते थे। एक बार जब धुंध आ जाती तो इसका मतलब था कि अंदर असली पत्थर जैद मौजूद हैं। सफ़ेद धुंध में खजाना होने की संभावना प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी। शुरू में हर किसी ने सोचा था कि यह एक बेकार पत्थर का टुकड़ा है, लेकिन इसमें अचानक से धुंध आ गई थी। लतिका भार्गव की नज़र बदल गई। सफ़ेद धुंध मिस्ट देखने के बाद निशा शर्मा को और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। पत्थर काटने वाले को पता था कि क्या करना है। उसने अपना औजार बदला और पत्थर को पॉलिश करना, घिसना शुरू कर दिया। सभी ने अपनी सांसें रोक लीं और ध्यान से उसकी हरकतों को घूरने लगे। हालांकि टोनी भाई ने गौर किया कि जहां बाकी हर कोई घबराया, नर्वस हुआ था, वहीं निशा शर्मा शांत थी, मानो वह पहले से ही नतीजा जानती हो। उसने अभी जो लकीर खींची थी उसके बारे में सोचकर टोनी भाई हैरान हुए बिना नहीं रह सका। क्या उसने सच में इसे देख लिया था या उसने अंदाज़ा लगाया था? लतिका भार्गव के भाव और भी ज्यादा तनावपूर्ण टेंस हो गए। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए पत्थर काटने वाले की हरकतों को घूर रही थीं। कुछ देर पॉलिश करने के बाद कोई चिल्लाया, हरा रंग है। एक बार फिर हर कोई हंगामे में था। हरा रंग बिल्कुल शुद्ध, प्योर और साफ लग रहा था। एक हिस्से को साफ करने पॉलिश करने के बाद पत्थर काटने वाले ने उसे पानी से धोया और भीड़ दंग रह गई। ग्लूटिनस जेड का नमूना, इंपीरियल ग्रीन, शाही हरा। एक हंगामा मच गया। कमोशन ब्रेकआउट। गंदे और अस्त व्यस्त मेसी माहौल के बावजूद हर कोई अपनी सांसें रोककर इसके चारों ओर इकट्ठा हो गया, हडल करने लगा। ये सच में एक ग्लूटिनस नमूना है, इंपीरियल ग्रीन, शाही हरा। हे भगवान, दांव की कीमत, वैल्यू बढ़ गई है। नहीं, अभी नहीं से अभी तक पूरी तरह से निकाला, एक्सट्रैक्ट नहीं गया है। हे भगवान, होली क्राइस्ट, ये तो सांसें रोक देने वाला, ब्रीथ टेकिंग है। तो इंपीरियल ग्रीन ऐसा दिखता है। इन गर्मागर्म बहसों के बीच लतिका भार्गव को अपने हाथ पैर ठंडे पड़ते हुए महसूस हुए। ऐसा नहीं हो सकता, यह पक्का कोई नकली चीज होगी। तब तक गुप्ता अंकल भागकर वहां आ चुके थे। गहरे तीव्र हरे रंग को घूरते हुए वे अपनी सांसें काबू करने, कैच ब्रेथ की कड़ी कोशिश कर रहे थे। मुझे देखने दो। उन्होंने भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाया और जल्दी से आगे बढ़े। वह पत्थर की हरी सतह सरफेस को ध्यान से घूर रहे थे। उनकी आंखों का फोकस खो रहा था और उन्होंने बाकी लोगों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जो उन पर भुना-भुना गालियां दे रहे थे। मैं इसके लिए 5 करोड़ दे सकता हूं, किसी ने अपनी बोली बिट चिल्लाते हुए कहा। क्या 5 करोड़? मैं 7 करोड़ दे सकता हूं। 8 करोड़? 10 करोड़? हर कोई पागल गो बनानाज हो गया था। हालांकि अभी पत्थर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही छेनी से काटकर चिजेल करके खोला गया था।
जैड का रंग शेड इतना असली ऑथेंटिक था कि इसमें निश्चित रूप से खजाने की एक आश्चर्यजनक स्टनिंग मात्रा होनी चाहिए। भगवान के लिए यह इंपीरियल ग्रीन था। इसके पूरी तरह से निकलने एक्सट्रैक्ट होने तक इंतजार करो, निशा शर्मा ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए प्रोक्लेम करते हुए कहा। बोली अभी 10 करोड़ से ऊपर नहीं गई थी, इसलिए यह अभी इसके लायक वर्थवाइल नहीं था। एक बार जब ये पूरी तरह से बाहर निकल आएगा तो यह इस रकम से कहीं ज़्यादा होगा। टोनी भाई ने सभी को पीछे हटने का इशारा किया। थोड़ा सब्र रखो, होल्ड योर हॉर्सेस। उनके चेहरों के भावों को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था, इनएक्सप्लिकेबल थे। वे भला उत्तेजित व कब क्यों नहीं होते। यह अमूल्य प्राइसलेस इंपीरियल ग्रीन था। आजकल बाजार में इंपीरियल ग्रीन की कीमत की गणना कैलकुलेशन ग्राम में की जाती थी। यहाँ तक कि सामने आया, रिवील हुआ हिस्सा ही अकेले 10 करोड़ से ज़्यादा का था। बिल्कुल सही, अगर यह सिर्फ ऊपरी परत सुपरफिशियल लेयर होती तो कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती। उनके दिमाग में विचार कौंध रहे थे, लेकिन वे बस उस्ताद मास्टर को पत्थर काटते चिजेल करते हुए ध्यान से देख ही सकते थे। मशीन गड़गड़ाई, रंबल हुई, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी। जहां तक उनका सवाल था, इस समय केवल पत्थर ही मायने रखता था। जैसे जैसे उस्ताद अपने काम में व्यस्त बिजी हुआ, उनकी सांसें तेज हो गईं। वे उन जानवरों बीस्ट्स की तरह लग रहे थे जिन्होंने दशकों से खाना न खाया हो। जब उस्ताद ने अंततः जैड को साफ प्यूरिफाई कर लिया तो हर किसी ने तेजी से चाप सांस खींची। इतना विशाल इंपीरियल ग्रीन, उस्ताद ने आश्चर्य और से चकित होकर कहा। हर किसी का चेहरा हास्यास्पद कॉमिकली रूप से चमक उठा। ये बढ़ गया है राइजन, दांव की कीमत बढ़ गई है। अव्वल दर्जे फर्स्ट रेट का इंपीरियल ग्रीन। हे भगवान, ये तो आंखें खोल देने वाला आई ओपनर नज़ारा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना विशाल जायगेंटिक इंपीरियल ग्रीन कभी नहीं देखा है। टोनी भाई भी उत्साह से भर ओवरवेम हो गए थे। जल्दी से उन्होंने किसी को पटाखे फायर क्रैकर्स जलाने के लिए कहा। यह एक बहुत बड़ा और ज़बरदस्त रेडिकल उछाल था। पटाखों की आवाज़ सुनकर दूसरी दुकानों से लोग दौड़े चले आए और अव्वल दर्जे के इंपीरियल ग्रीन की खोज डिस्कवरी के बारे में सुनकर दंग स्टन रह गए। कुछ ही देर में दुकान में भारी भीड़ जमा हो गई, टीमिंग विद क्राउड्स। फिर भी लतिका भार्गव इस हंगामे ट्यूमल्ट के बीच सुन्न पड़ गई, फ्रीज हो गई। उसकी रीढ़ में से हरन चिल्स दौड़ गई। ये कैसे मुमकिन पॉसिबल था? ऐसा नहीं होना चाहिए था। हरे रंग का वह आकर्षक स्ट्राइकिंग घना शेड रंग उसकी छाती पर किसी क्रूर प्रहार, ब्रूटल ब्लो की तरह लगा, जिससे वह लगभग खून की उल्टी करने ही वाली थी। गुप्ता अंकल ने भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए अपना रास्ता बनाया। उनके चेहरे के भाव बिगड़े हुए, डिस्टॉर्टेड थे और वे किसी पागल आदमी की तरह लग रहे थे। यह एक बास्केटबॉल जितना बड़ा है। यह एक अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड सामना था। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी इतने विशाल इंपीरियल ग्रीन का सामना नहीं किया था। इंपीरियल ग्रीन जेड का इस्तेमाल आमतौर पर छोटे मोटे ट्रिवियल पेंडेंट बनाने के लिए किया जाता था, क्योंकि इसके इतने बड़े अयस्क और टुकड़े मिलना बहुत मुश्किल था। भला कोई इससे इतना बड़ा आभूषण ऑर्नामेंट कैसे बना सकता है? जरा सोचिए, इंपीरियल ग्रीन जेड से बने इतने बड़े आभूषण की कीमत क्या होगी? गुप्ता अंकल पागल हुए जा रहे थे, गोइंग नट्स। भला 50 करोड़ क्या मायने रखते थे जब अंदर मौजूद लोग 100 करोड़ तक देने की पेशकश कर रहे थे? और ये तो बस शुरुआत थी। हर कोई जानता था कि इंपीरियल ग्रीन जेड का ये टुकड़ा उनके स्टोर का खजाना बन सकता था। यह अमूल्य, इनवैल्यूएबल था और यह उनका होना चाहिए था, लेकिन अब सब कुछ बेकार, व्यर्थ था। लतिका भार्गव गुप्ता अंकल की गुस्से भरी फ्यूरियस चीखें भी नहीं सुन पा रही थी। उस पल वह केवल निशा शर्मा को देख सकती थी, जो भीड़ के पार से उसे देखकर मुस्कुरा बीम कर रही थी। फिर वह बेहोश पास आउट हो गई। जब लतिका भार्गव को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए पाया, जबकि उसके पिता शेंग भार्गव के चेहरे पर गंभीर सख्त भाव थे। शेंग भार्गव उनके परिवार के मुखिया थे, इसलिए परिवार के विकास तरक्की का जायजा लेना उनका फर्ज था। इस बार जो कुछ हुआ था उससे वे पूरी तरह खफा, गुस्से में थे और गुप्ता अंकल की शिकायत ने उनके सीने को भयंकर क्रोध, गुस्से से भर दिया था। अगर वे शुरुआत से ही इंपीरियल ग्रीन शाही हरा जेड के अव्वल दर्जे फर्स्ट रेट के अयस्क और पत्थर से चूक जाते तो वे शायद कुछ समय के लिए इसका पछतावा करते। हालांकि वे पहले व्यक्ति थे जिनकी उस पर नज़र थी। उन्होंने सबसे पहले उस पर अपना मन बनाया था। इंपीरियल ग्रीन का ये विशाल टुकड़ा उनके लिए अमूल्य, प्राइसलेस था। अगर वे इसे अपने स्टोर की पहचान, सिग्नेचर बना पाते तो ये बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता था, जिससे ग्राहकों की एक बड़ी भीड़ सर्ज आकर्षित होती। हालांकि लतिका भार्गव ने इसे अपने हाथों से फिसलने दिया और इसे किसी और को मुफ्त में आसानी से दे दिया। जैसे ही उन्होंने इस बारे में सोचा, शेंग भार्गव इतने पागल गुस्से में हो गए कि उनका गला रुंध गया, चोक हो गया। इसके अलावा लतिका भार्गव ने जो किया था उससे गुप्ता अंकल भी बहुत गुस्से में एनरेज्ड थे।
उन्होंने उसे लतिका को शुरुआत में ही अयस्क पत्थर खरीदने के लिए कहा था क्योंकि वे जानते थे कि इसमें खजाना है। हालांकि उसे निशा शर्मा ने बेवकूफ़ बना ठग लिया और अंत में उसने वह खजाना किसी और को दे दिया, वरना ये पत्थर उनके करियर का शिखर जैनित होता। लतिका भार्गव ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। डैड, लतिका भार्गव का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके भाव झिझक हेजिटेंट वाले और भद्दे खराब लग रहे थे। उसे याद आ गया था कि पहले क्या हुआ था। शेंग भार्गव गंभीर और अथाह अनफैथोमेबल लग रहे थे, उनके चारों ओर की हवा भयानक रूप से ठंडी थी, जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत सिग्नल दे रही थी। क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा है कि जैद का वह टुकड़ा कितने में बिका? उन्होंने धीमी गहरी आवाज़ में पूछा। लतिका भार्गव का चेहरा तुरंत उतर गया, उसकी आंखें दुखी और नाराज़गी रिसेंटफुल से भरी थीं, जिनमें न छिपने वाली जिज्ञासा क्यूरियोसिटी और सतर्कता वेरीनेस की झलक थी। कि कितने में? 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़। गुप्ता अंकल आगे आए और जोर से कहा। उनके भाव बिगड़े हुए डिस्टॉर्टेड थे और वे पागल लग रहे थे। वे खफा फ्यूरियस क्यों न होते? अपने करियर में होने वाली बड़ी सफलता ब्रेक थ्रू के अलावा उन्हें एक बड़ा कमीशन भी मिला होता। इंपीरियल ग्रीन जेड की कीमत के साथ उन्हें कम से कम 7 अंकों 7 डिजिट करोड़ों की रकम मिल सकती थी। हालांकि लतिका भार्गव ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उनका सीना दर्द से भर गया जब उन्होंने सोचा कि प्रतिष्ठित प्रेस्टीजियस भार्गव परिवार की वारिस हेरस होने के बावजूद लतिका भार्गव कितनी बेवकूफ़ निकली। शेंग भार्गव जानते थे कि गुप्ता अंकल क्रोधित इंडिग्नेंट थे, लेकिन उन्होंने उन्हें अपना गुस्सा निकालने थ्रोइंग अ फिट से रोकने की कोशिश नहीं की। आखिरकार वे इस पेशे के एक अनुभवी वेटरन इंसान थे और वह भी एक काबिल इंसान, इसलिए उन्हें उनके प्रति सहनशील टॉलरेंट होना पड़ा। 300 करोड़। लतिका भार्गव ने तेजी से शार्पली सांस खींची और वह लगभग फिर से बेहोश होने ही वाली थी। वह भले ही ऐसे परिवार की वारिस हेरस हो जिसके पास बहुत सारी संपत्तियां, प्रॉपर्टीज और फंड्स हों, लेकिन 300 करोड़ रुपए काम करने वाली पूंजी वर्किंग कैपिटल की एक बहुत बड़ी रिमार्केबल रकम थी। 50 करोड़ के बदले 300 करोड़ पाना एक असाधारण एक्सेप्शनल सौदा था और यह उसका होना चाहिए था। हालांकि ये सब उसके अपने ही हाथों से बर्बाद हो गया था। इस बारे में सोचते ही उसे सख्त होना टफन अप पड़ा। फिर भी उसके भाव खूंखार फेरोशियस हो गए और उसकी आंखें जल्द ही नफरत और पागलपन से भर गईं। गुप्ता अंकल ने मुझे आज जो हुआ उसके बारे में बताया। शेंग भार्गव का दिल अपनी बेटी के लिए पसीजे रीच आउट किए बिना नहीं रह सका जब उन्होंने उसे पागलों की तरह कांपते हुए देखा। आखिरकार वह वही बच्ची थी जिसे उन्होंने बचपन से ही लाड़ प्यार पैम्पर दिया था। हालांकि जब उन्होंने लतिका भार्गव के बेवकूफ़ी भरे काम के बारे में सोचा तो उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा सप्रेस कर लिया और ठंडी आवाज़ में उसे डांटते चाइड करते हुए कहा, आज तुमने जो किया वह पूरी तरह से बेवकूफ़ी थी। डैड, ये सब निशा शर्मा की वजह से हुआ, उसने मुझे फंसाया, सेटअप किया। लतिका भार्गव ने गुर्राते हुए स्नारल करते हुए कहा। भाड़ में जाए ये सब। आमतौर पर विनम्र और सभ्य सिविलाइज्ड रहने वाले शेंग भार्गव गाली दिए स्वीय किए बिना नहीं रह सके। क्या तुम्हें अभी भी नहीं लगता कि गलती तुम्हारी है? हालांकि निशा शर्मा ने जाल बिछाया था, सेट अ ट्रैप, लेकिन ये लतिका भार्गव की खुद की इच्छा थी जिसने खुद को बेवकूफ़ बनाया और उसे इसमें जाल में गिरने पर मजबूर किया। इसके अलावा निशा शर्मा ने यह साफ कर दिया था कि पत्थर में खजाना है। उसने निशा ने यहाँ तक कि इसे कुछ बार लेने से मना टर्न डाउन भी किया था, लेकिन उनकी बेवकूफ़ इडियटिक बेटी ने इसे ऐसे ही छोड़ गिव अप कर दिया था मानो ये कुछ भी नहीं था। अपने पिता से डांट खाने बेरेट किए जाने के बाद लतिका भार्गव ने निराशा डिस्मे में अपना सिर नीचे झुका लिया। वह सही थे, वह किसी भी तरह से खुद को जिम्मेदारी से मुक्त एबसोल्व नहीं कर सकती थी। हालांकि वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि निशा शर्मा को कैसे पता चला कि पत्थर में इंपीरियल ग्रीन शाही हरा जैद था। यह एक जाल ट्रैप साबित होने का मुख्य कारण ये था कि यस पत्थर में अंततः इंपीरियल ग्रीन जैद निकल आया था। अगर ऐसा नहीं होता तो लतिका भार्गव इस घोटाले स्कैम से बच जाती और यह बहुत अच्छा होता क्योंकि निशा शर्मा अंत में शिकार पीड़ित बन जाती। फिर भी इसमें सच में एक अमूल्य प्राइसलेस खजाना था। आखिर उसे कैसे पता चला कि इसमें खजाना है? लतिका भार्गव धीमी आवाज में अंडर हर ब्रेथ बुदबुदाए मंबल किए बिना नहीं रह सकी। शेंग भार्गव की भौहें सिकुड़ गईं, त्योरियां चढ़ गईं। वे भी उतने ही हक्के बक्के बिविल्डेड थे। ये सच में एक समस्या थी। निशा शर्मा का असली बैकग्राउंड पृष्ठभूमि क्या है? उन्होंने पूछा। वह अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गई एक अनाथ लड़की के अलावा और कुछ नहीं है, लतिका भार्गव ने एकदम से कहा, ब्लट आउट किया। शेंग भार्गव ने अपनी भौहें उठाईं। अनाथ? तो फिर उसका आर्यन सिंघानिया से क्या रिश्ता है? लतिका भार्गव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जोर देते हुए पूछा, आपको ये कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? शेंग भार्गव गुस्से से हंसे। गुप्ता अंकल से पूछो।
गुप्ता अंकल अभी भी घबराए हुए फ्लस्टर्ड लग रहे थे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, जब तुम पहले बेहोश हुई थी तब आर्यन जी वहां आए थे। वह आर्यन सिंघानिया से पहले मिल चुके थे, इसलिए उन्होंने उसे पहचान लिया था। जब उन्होंने आर्यन सिंघानिया को निशा शर्मा के पास जाते देखा तो वे हैरान रह गए। न केवल वे एक दूसरे को जानते थे, परिचित थे, बल्कि वे काफी करीब भी लग रहे थे। आर्यन आया था। लतिका भार्गव हक्की बक्की रह गई, टेकन अबैक। तो फिर वह मिस निशा के साथ चला गया, गुप्ता अंकल ने झुंझलाहट एनॉयंस के साथ कहा। उसने तुम्हें बेहोश होते देखा और मुझे तुम्हें वहां से ले जाने के लिए कहा। क्या? लतिका भार्गव को लगा जैसे उसका दिल बैठ गया, डूब गया हो। गुप्ता अंकल इस बात से नाराज अपसेट थे कि वे अमूल्य प्राइसलेस इंपीरियल जेड से चूक गए, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि लतिका भार्गव को भी अच्छा महसूस हो। मिस निशा को बहुत सारा पैसा मिला है, 300 करोड़, भला किसे यह नहीं चाहिए होगा। लेकिन आर्यन जी के वहां पहुंचते ही वह उसे अपने साथ ले गए। वहां कुछ लोग थे जो आर्यन सिंघानिया को जानते थे और वे इस बात को लेकर उत्सुक क्यूरियस थे कि वह निशा शर्मा के इतना करीब कैसे लग रहा था। क्या सिंघानिया परिवार उसकी शादी लतिका भार्गव से नहीं करवाने वाला था? फिर ऐसा क्यों नहीं लग रहा था? आर्यन सिंघानिया का रवैया लतिका भार्गव के प्रति बहुत ठंडा रूखा था। जहां तक वे देख सकते थे, आर्यन सिंघानिया लतिका भार्गव पर ज्यादा ध्यान दिए बिना ही वहां से चला गया। आर्यन सिंघानिया के आसपास होने से जो लोग पैसे के लालची कवेटेड थे, वे जानते थे कि उन्हें कैसा बर्ताव बिहेव करना है। गुप्ता अंकल के शब्दों ने लतिका भार्गव का खून जमा दिया, ठंडा कर दिया। उसने सोचा था कि आर्यन सिंघानिया ने ही उसे अस्पताल भेजा था। उनका आपस में क्या रिश्ता है? शेंग भार्गव ने उदास सलेन चेहरे के साथ पूछा। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम उस लड़के का दिल जीत लोगी? हालांकि आर्यन सिंघानिया अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था, लेकिन समझदार लोग जानते थे कि वह भविष्य में सिंघानिया परिवार की कमान संभालेगा, टेक ओवर करेगा। इसलिए जब शेंग भार्गव को पता चला कि लतिका भार्गव को आर्यन सिंघानिया पसंद है तो वे खुश हुए थे। हालांकि न केवल उनके शादी के प्रपोजल को ठुकरा डिक्लाइन कर दिया गया था, बल्कि आर्यन सिंघानिया अब एक युवती के साथ घूम रहा था। शेंग भार्गव दोबारा विचार करने, सेकंड थॉट्स रखने से खुद को नहीं रोक सके। जब उसके पिता ने उससे इस बारे में सवाल किया तो लतिका भार्गव शर्म से लाल हो गई, ब्लश करने लगी। वह गुस्से के मारे लाल हो रही थी। वह कमजोर और चक्कर गिडी महसूस कर रही थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। अंत में उसने बगल से कंबल उठाया और उससे अपना सिर ढक लिया और अपने जवाब के तौर पर खामोशी का इस्तेमाल किया। उसे इस तरह देखकर शेंग भार्गव इतने गुस्से में थे कि वे सच में हंस पड़े और बस इतना ही कह सके, जब तुम अपने होश में आ जाओ, गॉटन योर एक्ट टुगेदर, तब मुझसे बात करना। इसके ठीक बाद वे गुप्ता अंकल के साथ चले गए। कंबल के अंदर सिकुड़ी हडल्ट हुई लतिका भार्गव इतनी दुखी, डिस्ट्रेस्ड और परेशान, अपसेट महसूस कर रही थी कि वह रोने लगी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। बाहर जाओ, उसकी आवाज़ कंबल के नीचे से दबी हुई, मफल्ड लग रही थी। लतिका, क्या हुआ? उस सौम्य जेंटल महिला की आवाज़ सुनकर लतिका भार्गव ने कंबल हटा दिया। हैरानी से उसने आने वाले विजिटर को घूरा। कजिन बहन, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने सुना कि तुम यहाँ भर्ती एडमिट हो गई हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। दीक्षा ने उसे चिंता से देखा। क्या हुआ? लतिका भार्गव का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था और उसकी आंखें रोने के कारण लाल और सूजी हुई थीं। क्या बात है? दीक्षा और भी ज्यादा चिंतित कंसेंट हो गई। तुम्हें किसने परेशान किया, धमकाया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। जैसे ही दीक्षा ने सांत्वना, दिलासा के मीठे शब्द कहे, लतिका भार्गव के चेहरे पर फिर से आंसू बहने लगे। उसके अंदर का दुख छलक उठा। वह आमतौर पर इतनी नखरेबाज प्रिंसेस नहीं थी और उसे हमेशा रोने से नफरत थी। वह उन औरतों को नीची नज़र से देखती थी जो रोकर आदमियों का दिल जीतने की कोशिश करती थीं। हालांकि अभी वह अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। आज का दिन बहुत बुरा, कठिन रहा था। उसने वह यस्क पत्थर खो दिया था और आर्यन सिंघानिया जी सिटी से यहाँ तक उसके लिए नहीं, बल्कि निशा शर्मा के लिए आया था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे अपने पिता की डांट फटकार भी सहनी पड़ी। ये सब बर्दाश्त सहन करने के लिए बहुत ज्यादा था। दीक्षा उसे चुप कराने, दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आंसू नदी की तरह लगातार बह रहे थे। जब वह इस तरह रोने लगी तो दीक्षा घबरा पैनिक कर गई। अरे रो मत, आखिर हुआ क्या है? जहां तक दीक्षा को याद था, लतिका भार्गव हमेशा से एक अभिमानी, प्राउड और आत्मविश्वासी युवा लड़की रही थी। वह कभी भी लोगों के सामने इस तरह नहीं रो सकती थी। उसे कितनी तकलीफ, परेशानी से गुजरना पड़ा होगा जो वह इस तरह फूट फूट कर रो रही थी। लतिका भार्गव को रोना बंद करने में काफ़ी समय लगा और वह काफ़ी शर्मिंदा, एम्बेरेस्ड लग रही थी। अभी भी सुबकते सॉब करते हुए उसने अपने आंसू पोंछे और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे बहुत अफसोस है।
मैं अभी बस अपना आपा कंट्रोल खो बैठी थी। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे कभी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। दीक्षा की आंखें चमक उठी और वह मुस्कुराई, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ? लतिका भार्गव ने कई गहरी सांसें लीं और उसकी आंखें जल्द ही नफरत से भर गईं। एक कमीनी लड़की है। इस बात ने दीक्षा को और भी ज्यादा उत्सुक क्यूरियस कर दिया। लतिका भार्गव को धमकाने परेशान करने की हिम्मत किसमें थी? ऐसा करने की काबिलियत किसमें थी? लतिका भार्गव की मां दीक्षा की बुआ थी, इसलिए उन्हें काफी करीबी माना जाता था। हालांकि धन और ताकत के मामले में सेठ परिवार भार्गव परिवार के सामने कुछ भी नहीं था, इसलिए दीक्षा ने हमेशा लतिका भार्गव के सामने खुद को थोड़ा कमतर इंफीरियर महसूस किया था। लतिका भार्गव हर किसी के सामने अभिमानी और घमंडी एरोगेंट रहती थी। भले ही वे करीब क्लोज लगते थे, लेकिन दीक्षा हमेशा लतिका भार्गव को किसी मुसीबत में फंसते देखने का इंतजार लुक फॉरवर्ड करती थी। कौन कमीनी लड़की? दीक्षा पूरी तरह से सच्ची, सिंसियर और चिंतित दिख रही थी। अपने पिता द्वारा डांटे जाने के बाद दीक्षा के इस रवैये ने लतिका भार्गव के मन में अपना दिल हल्का करने, कॉन्फाइड करने की इच्छा जगा दी। उस कमीनी ने मुझे फंसाया, सेटअप किया। हालांकि यह बताना शर्मिंदगी भरा था, लेकिन वह जानती थी कि वह किसी भी तरह से इस बात पर पर्दा नहीं डाल सकती, इसे स्वीप अंडर द रग नहीं कर सकती। आखिरकार कई लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। ये बेहतर था कि वह दीक्षा के साथ स्पष्ट, फ्रैंक रहे, ताकि वह ये बात दूसरों से अफवाहों, ग्रेपवाइन के जरिए सुनने के बजाय खुद उसके मुंह से सुने। कम से कम वह उसे अपने पक्ष में कर सकती थी और एक सहयोगी अलायत पा सकती थी। लतिका भार्गव की पूरी कहानी सुनकर दीक्षा हैरान रह गई। उसने आज दिन में उपनगर सबब में एक इंपीरियल ग्रीन जेड मिलने के बारे में सुना था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसमें लतिका भार्गव भी शामिल होगी। और यह पता चला कि वह लतिका कितनी बेवकूफ़, हास्यास्पद, रिडिकुलस थी। हालांकि उसने चेहरे पर गुस्से, नाराज़गी का एक झूठा फेंट नाटक किया। यह उसकी हद से ज़्यादा बदतमीजी थी। मुझे पता है ना? अपना दिल हल्का करने के बाद लतिका भार्गव को काफ़ी बेहतर महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसने खुद को फिर से संभाल, पुल बैक टुगेदर लिया हो। उसकी आंखें ठंडी और सख्त ग्रिम थीं। वह पक्का मुझसे बदला ले रही होगी। बदला? ऐसा क्यों? लतिका भार्गव की सांस उसके गले में अटक गई। वह गंदे तरीकों से आर्यन के करीब पहुंची है, इसलिए उसका मुझे बर्बाद खत्म करना चाहना स्वाभाविक है। हाँ, आर्यन सिंघानिया। ये सुनकर दीक्षा सच में दंग रह गई। वह लड़की आर्यन सिंघानिया से जुड़ी हुई निकली। मुझे लगा था आर्यन सिंघानिया और तुम। लतिका भार्गव ने अपनी आंखों में एक उदास, सलेन और गुस्से भरे भाव के साथ उसे बीच में ही रोक दिया। यह मत सोचना कि उसका अंजाम अच्छा होगा। वह एक कल की आई हुई अपस्टार्ट नौसिखिया के अलावा और कुछ नहीं है। मैं उसे किसी भी समय खत्म कर सकती हूँ। उसकी आंखों में एक नफरत भरा, स्पाइटफुल और शातिर विशेष भाव था। दीक्षा ने थोड़ा इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम मेरी मदद करना चाहती हो? हैरानी से लतिका भार्गव ने उसकी ओर देखा। तुम मेरी मदद कैसे करोगी? दीक्षा थोड़ी सुन्नत जंप गई। उसके शक, संदेह भरे भाव से खुद को अपमानित, इंसल्टेड महसूस कर रही थी। लतिका भार्गव ने जल्दी से समझाया, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा, कमजोर समझती हूँ, लेकिन वह कमीनी कोई आम लड़की नहीं है। आम लड़की नहीं है? दीक्षा हक्की बक्की रह गई। वह आम कैसे नहीं है? वह अकेले ही कई हटे कट्टे मर्दाना आदमियों से लड़ सकती है। तुम्हें क्या लगता है? दीक्षा हैरान, शॉक थी। क्या वह सच में इतनी ताकतवर है? इसे स्वीकार मानने में हिचकिचाहट के बावजूद लतिका भार्गव ने सख्ती से सिर हिलाया। हाँ, और यही कारण है कि हम आम साधारण तरीकों से उससे नहीं निपट सकते, डील नहीं कर सकते। कौन कहता है कि हम आम तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं? मुस्कुराते हुए दीक्षा ने मजाकिया अंदाज में अपनी आंखें घुमाई, रोल की। दुनिया बहुत बड़ी जगह है, इसलिए पक्का कुछ ऐसा असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा जो हम कर सकते हैं। लतिका भार्गव के दिल की धड़कन रुक गई, स्किप्ड अ बीट। असाधारण तरीके? हाँ, दीक्षा कान तक चौड़ी मुस्कुराई, जो कुछ हद तक डरावनी, क्रीपी लग रही थी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मैं एक उस्ताद मास्टर को जानती हूँ, एक बहुत ताकतवर मास्टर को। जब तक तुम उसकी कीमत चुका सकती हो, अफोर्ड कर सकती हो, तुम्हें जो चाहे मिल सकता है। सच में? लतिका भार्गव दंग रह गई, लेकिन उसने जल्द ही अपना आपा, संयम, कंपोजर वापस पा लिया। क्या कीमत है? चिंता मत करो, जब तक तुम पर्याप्त, काफ़ी पैसे देती हो, वह कुछ भी कर सकता है, मेक एनीथिंग हैपन। तो फिर सिर्फ पैसा और कुछ नहीं? बेशक, मास्टर भी हम बाकी लोगों की तरह ही है, उसे भी अपना गुजारा, रोटी रोजी करना है। जहाँ तक बाकी सब चीज़ों की बात है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सबसे ज़्यादा क्या चाहती हो। दीक्षा मुस्कुराई, चिंता मत करो, यह कोई घोटाला, स्कैम नहीं है। ठीक है फिर, कृपया मुझे उस मास्टर से मिलवाओ, इंट्रोड्यूस कराओ।
लतिका भार्गव एक पल के लिए झिझकी, लेकिन अंततः उसने सिर हिला दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे सबसे पहले ये पता लगाना था कि यह कोई असली सौदा, रियल डील है या नहीं। इसके अलावा वह निशा शर्मा को नीचा दिखाने, बर्बाद करने का इरादा नहीं छोड़ सकती थी। ज़रूर, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था, इंतज़ाम, अरेंजमेंट्स कर दूंगी। उन्होंने कुछ देर और बात की, इससे पहले कि दीक्षा जाने के लिए उठी। अच्छे से आराम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, धन्यवाद कजिन बहन। वार्ड से निकलने के ठीक बाद दीक्षा ने एक कॉल किया। उसकी आवाज़ अचानक बहुत नर्म, सॉफ्ट हो गई। जतिन, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? मैं आ रही हूँ। फ़ोन काटने के बाद वह रेस्टरूम, वॉशरूम में अपना मेकअप ठीक, रिफ्रेश करने गई, और जब तक सब कुछ सही अपनी जगह पर नहीं हो गया, वह वहाँ से नहीं निकली। 1 घंटे बाद वह जतिन के ऑफिस के पास एक शानदार, हाई क्लास रेस्टोरेंट में पहुंची। कुछ देर बाद जतिन आया। जतिन के चेहरे पर बीमारी वाले भाव, लुक देखकर उसे और भी अच्छा, खुशी महसूस हुआ, लेकिन उसे चिंतित होने का नाटक करना पड़ा। मैं तुमसे हमेशा इतनी मेहनत न करने को कहती हूँ, तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते? हालांकि वह उसे डांट रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ कोमल और सुकून देने वाली, सूदिंग लग रही थी। हालांकि कोई नहीं बता सकता था कि जतिन अंदर ही अंदर क्या सोच रहा था। क्योंकि मैं जितनी जल्दी हो सके तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जतिन थोड़ा खांसा, फिर स्नेह प्यार से उसे निहारने लगा। अगर तुम इतनी मेहनत नहीं भी करोगे तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी। दीक्षा ने उसे एक अच्छे स्वभाव वाले, प्यार भरे गुस्से से घूरा। दोबारा ऐसा मत करना, वरना मुझे अब से तुम्हारे ऑफिस में तुम पर नज़र रखनी, वॉच ओवर करना पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। जतिन ने हार मानते हुए सबमिशन में अपने हाथ ऊपर उठा लिए। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। चलो, खाना ऑर्डर करते हैं। ठीक है। बहुत जल्द उनका ऑर्डर आ गया, परोसा गया। खाना खाते समय दीक्षा ने उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जिस पर दोनों परिवार एक साथ काम कोलैबोरेट कर रहे थे। एक समान, सामान्य स्वर में जतिन ने उसके साथ कुछ सीधी सादी, स्ट्रेट फॉरवर्ड और पहले से ही ज्ञात, वाइडली नोन जानकारी साझा की, लेकिन इसके ज़्यादा विस्तृत, डिटेल्ड हिस्सों से बचता रहा। दीक्षा को इसका एहसास नहीं हुआ, और उसने बस उसे याद दिलाया, तुम्हें अपनी दवाइयाँ, मेड्स समय पर लेनी चाहिए, अपनी सेहत को हल्के में मत लो। चिंता मत करो, मैं एक लंबी जिंदगी जीऊंगा, जतिन ने उसका हाथ दबाते हुए कहा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, और प्यार से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। रोशनी के नीचे वे एक प्यारे, परिपूर्ण, परफेक्ट जोड़े कपल की तरह लग रहे थे, जिनसे हर कोई ईर्ष्या, जलन करता था। इस बीच निशा शर्मा शांत और संयमित, कंपोज्ड रही। उसने अभी अभी 300 करोड़ रुपए कमाने के बावजूद अत्यधिक खुशी, यूफोरिया, उत्साह का कोई संकेत नहीं दिखाया। सबसे पहले उसने आर्यन सिंघानिया को 100 करोड़ रुपए लौटाए। आर्यन सिंघानिया ने उसे पहले 40 करोड़ रुपए उधार दिए थे, और बाकी की रकम वह कमीशन था जो उसे देना था। अगर दूसरों को पता चलता कि वह कितनी दरियादिल, जेनरस है, तो वे उसकी चापलूसी करने, फॉनिंग ओवर आ जाते। शुरुआत में निशा शर्मा के पास केवल 10 करोड़ रुपए थे, और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उस अयस्क पत्थर को खरीद पाती, अफोर्ड कर पाती। हालांकि एक बार जब उसने पक्का कन्फर्म कर लिया कि अयस्क में खजाना है, तो उसने दांव लगाने का फैसला किया, और आर्यन सिंघानिया से बाकी 40 करोड़ रुपए उधार ले लिए। ये बस एक साधारण, कैजुअल सा अनुरोध था। अगर वह उसे पैसे उधार नहीं देता, तो वह दूसरे तरीके खोजने के लिए तैयार थी। वैसे भी उसने विशाल जेड के अलावा दूसरे अयस्कों, पत्थरों में भी कीमती रत्न, जेम्स देखे थे। अगर वह बाकी पत्थरों को खरीद लेती तो वह एक अच्छी खासी रकम, हैंडसम सम कमा सकती थी। हालांकि अगर उसने ऐसा किया होता तो उसके पास समय खत्म हो जाता। अगर लतिका भार्गव ने वह अयस्क पत्थर खरीद लिया होता, तो वह रातों रात मालामाल, प्रॉस्पर हो जाती, है ना? इसके अलावा अगर वह लगातार कई बार जैकपॉट, बड़ा इनाम जीतने में कामयाब हो जाती, तो इससे लतिका भार्गव का शक, संदेह बढ़ जाता। इसलिए उसके पास किसी और से पैसे उधार लेने के अलावा कोई विकल्प, चॉइस नहीं था। अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स की लंबी सूची को देखने, ब्राउज करने के बाद उसने आर्यन सिंघानिया से पूछने का फैसला किया। असल में वह बस एक बार कोशिश, गिव इट अ वर्क करना चाहती थी। अगर आर्यन सिंघानिया पैसे उधार देने में हिचकिचाता, रिलक्टेंट होता, तो वह अंततः कोई और तरीका निकाल ही लेती। अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड रूप से जब उसने आर्यन सिंघानिया से पैसे मांगे तो उसने कोई सवाल तक नहीं पूछा। इसके बजाय उसने पलक झपकते ही, इन अ हार्टबीट, उसे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। उसकी इस निर्णायक, डिसाइसिव रफ्तार ने निशा शर्मा के मन में मिली जुली भावनाएं पैदा कर दीं। उसे नहीं पता था कि आर्यन सिंघानिया उस पर इतना भरोसा करता है। जब निशा शर्मा ने आर्यन सिंघानिया को फ़ोन किया, तब वह राजधानी पहुंच चुका था। जब उसने पिछली रात फ़ोन पर अपने पिता से बात की थी, तो उसे बताया गया था कि उसकी मां की कार दुर्घटना, कार क्रैश होते होते बची थी।
हालांकि अब वह उसकी माँ ठीक थी, लेकिन वह इतना डर गया था कि वह पहली फुर्सत फर्स्ट मोमेंट में ही वापस आ गया। उसके वापस लौटने पर उसकी माँ ने उसे बताया कि एक खूबसूरत युवती ने उन्हें बचाया था, वरना वह अब तक अस्पताल के बिस्तर पर लेटी होती। जब वे इस विषय से आगे बढ़े तो उसकी माँ ने उस लड़की के बारे में भी टटोलने साउंड आउट करने की कोशिश की जिस पर उसे आर्यन को क्रश प्यार था। हालांकि उसने उनके सभी सवालों को टाल दिया। उसकी माँ इतनी खफा गुस्से में हो गई कि वे अपने बेटे को एक जिद्दी गधा कहती रहीं। जब वे दोनों बहस कर रहे थे तभी निशा शर्मा का फ़ोन आया। जैसे ही निशा ने उसे बताया कि वह रत्नों पर दांव लगाने वाली जगह जेम गैम्बलिंग ग्राउंड पर है, आर्यन सिंघानिया अपनी मां को गुस्से में पैर पटकता हुआ छोड़कर तुरंत वहां से निकल गया, टूक ऑफ। हालांकि वह सच में अपनी मां को अपने आसपास इतना ऊर्जावान एनर्जेटिक देखकर खुश था, जिसका मतलब था कि वे सच में ठीक थीं। तुमने और किससे पैसे उधार लिए थे? आर्यन सिंघानिया अपने फ़ोन पर रकम को घूर रहा था। वह जीरो शून्यों की कतार देखकर हक्का बक्का डंबस्ट्रक रह गया था। ऐसा नहीं था कि उसने अतीत में इतनी बड़ी रकम का लेन देन डील नहीं किया था। हालांकि वापसी दर रिटर्न रेट ने उसे पूरी तरह से चौंका एस्टोनिश कर दिया था। उसने 40 करोड़ रुपये उधार दिए थे और आधे दिन से भी कम समय में उसे बदले में 100 करोड़ रुपये मिल गए। ये पता चला कि रत्नों पर दांव लगाना जेम गैम्बलिंग सामान्य जुए की तुलना में बहुत ज़्यादा रोमांचक थ्रिलिंग था। पत्थर पर एक अकेला कटकटाव किस्मत के एक आश्चर्यजनक एस्टॉन्डिंग मोड़ को दर्शा सकता था। ये किसी भी तरह से किसी भी अन्य उद्योग इंडस्ट्री से आसान नहीं था। यह अफसोस की बात थी कि सिंघानिया परिवार आभूषण उद्योग ज्वेलरी इंडस्ट्री में शामिल नहीं था, किसी और से नहीं। मैंने सबसे पहले तुमसे ही पूछा था और इतना ही काफ़ी था, निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तुमने सबसे पहले मुझसे पूछा था। आर्यन सिंघानिया खुश हो गया, उसका दिल धड़क उठा, फ्लटर करने लगा और उसने अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई बटरफ्लाइज घबराहट भरी खुशी महसूस की। हाँ, मेरी जान पहचान में तुम ही सबसे अमीर इंसान हो, निशा शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम भी कोई गरीब नहीं हो। अब तुम सच में एक अमीर बॉलर बन गई हो। आर्यन सिंघानिया ने उसके बाल सहलाए, रफल किए। लेकिन तुम इस सब में कैसे पड़ गईं? वह सच में बहुत निडर, बोल्ड और साहसी एडवेंचरस थी, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने, ऑल इन जाने को तैयार थी। क्योंकि मैं अमीर बनना चाहती हूँ। निशा शर्मा की मुस्कान अटल अनफॉल्टरिंग थी जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला जहां उसका बैंक कार्ड रखा था। अमीर होना बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अहम बात, ये लतिका भार्गव को गुस्से से पागल हॉपिंग मैड कर देगा। निशा शर्मा को इतना खुश देखकर आर्यन सिंघानिया ने सुझाव दिया, राजधानी कैपिटल में घूमने के बारे में क्या ख्याल है? आखिरकार मैं यहाँ का मेज़बान होस्ट हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों से मेरा कार्यक्रम शेड्यूल बहुत व्यस्त पैक्ड रहा है और मैं काफ़ी थक एग्जॉस्ट चुकी हूँ। इसके अलावा मैं कल वापस जा रही हूँ। ठीक है फिर। अपने दयालु स्वभाव के कारण आर्यन सिंघानिया ने पलक झपकते ही इन अ हार्टबीट अपना मन बदल लिया। तो फिर हम कल एक साथ वापस चलेंगे। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? हाँ, मैंने कर लिया है, आर्यन सिंघानिया ने सिर हिलाया। कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर ठीक है। और क्या सच में तुम्हारा मुझे इतने सारे पैसे लौटाना सही अप्रोप्रिएट है? वापसी दर रिटर्न रेट सच में बहुत ज़्यादा इंसेंट थी। बेशक ये सही है, निशा शर्मा ने उसकी मजबूत स्टडी बांह थपथपाए। मुझ पर भरोसा, फेथ रखो और हम एक साथ तरक्की प्रॉस्पर करेंगे। आर्यन सिंघानिया ने उसके चेहरे के आत्मसंतुष्ट स्मग भावों को देखते हुए सिर हिलाया। ज़रूर, हम एक साथ तरक्की करेंगे। उसकी आंखें इतनी गहरी इंटेंस थीं कि निशा शर्मा थोड़ी सी शडर कर उठी। पता नहीं क्यों, उसे इस बारे में एक अजीब सी भावना फीलिंग आ रही थी। हालांकि उसने इस पर ज़्यादा विचार करने पॉन्डर करने की जहमत नहीं उठाई। वह अपनी संपत्तियों असेट्स का मानसिक हिसाब मेंटल इन्वेंटरी लगाने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उसके पास अब तक 200 करोड़ रुपये और एक घर था। इसके अलावा वह कॉस्मेस्यूटिकल सौंदर्य प्रसाधन कंपनी होंग्यान और जियाबेई स्वीट से भी काफ़ी मुनाफा प्रॉफिट कमा रही थी। इसके अलावा गॉड लुओज स्ट्रीमिंग टीवी एप्लीकेशन, जो सबसे ज़्यादा मुनाफा लाने वाला था, अब लॉन्च होने के लिए तैयार था। तांग लुओ ने उसे बताया था कि स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन में बदलाव अडॉप्टेशंस किए गए थे और अब ये हर लिहाज से एक परिपक्व मैच्योर उत्पाद बन चुका था। ये कुछ ही दिनों में सबके सामने ऑन द सीन आने वाला था। फिर भी शुरुआती चरणों में गॉड लुओज स्ट्रीमिंग टीवी पर बहुत ज़्यादा खर्च एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत होगी। आखिरकार प्लेटफॉर्म को सफल बनाने ड्राइव करने के लिए स्ट्रीमर्स को भर्ती रिक्रूट करना होगा। अगर कोई स्ट्रीमिंग ही नहीं कर रहा होगा तो भला एप्लीकेशन कौन डाउनलोड करेगा? इसलिए स्ट्रीमर्स को काम पर रखने हायर करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। पहले तांग लुओ की राय थी कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे विकसित डेवलप किया जाना चाहिए।
जब पूंजी कैपिटल आना शुरू हो जाएगी तो वे मशहूर हस्तियों सेलिब्रिटीज़ को इसमें शामिल होने गेट इन ऑन द एक्ट के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज़ के प्लेटफॉर्म से जुड़ते ही फैंस की बाढ़ आ जाएगी, फ्लड इन करेंगे और इससे बाकी स्ट्रीमर्स का प्रचार प्रमोशन करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि तांग लुओ ने ये कैसे उम्मीद की होगी कि निशा शर्मा, जो पर्याप्त फंड पैसे न होने की शिकायत ग्रम्बलिंग कर रही थी, उसने महज आधे दिन में ही इतनी अविश्वसनीय अनबिलीवेबल रकम जमा अमास कर ली होगी। इतने सारे पैसों के आसानी से उपलब्ध होने के साथ गॉड लुओ स्ट्रीमिंग टीवी को तुरंत चालू सेट इन मोशन किया जा सकता था। इसके अलावा मशहूर हस्तियों सेलिब्रिटीज़ को काम पर रखना, रिक्रूट करना भी काफ़ी आसान था। नी ज़ेहाई का शामिल होना पक्का श्योर थिंग था, इसमें कोई शक नहीं था। अगर वे इतने लोकप्रिय पॉपुलर आइडल को मैदान में इनटू प्ले नहीं लाते तो यह एक बर्बादी होती, और यह बात तो छोड़ ही दे कि उसे कम कीमत, लोअर रेट पर काम पर रखा जा सकता था, क्योंकि वह एक परिचित एक्वेंटेंस, जान पहचान वाला था। निश्चित रूप से निशा शर्मा भी एक पहचान सिग्नेचर बन जाएगी। जब निशा शर्मा द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल ग्रुप से बाहर एलिमिनेट हुई थी, तभी उसके दिमाग में पब्लिसिटी प्रचार का एकदम सही आइडिया आ गया था। उसे बस इस बात की चिंता थी कि द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल ग्रुप का शो क्रू कहीं गुस्से में पागल गो ऑफ द डीप एंड न हो जाए। निशा शर्मा के विचार और आगे आगे भटकते वांडर करते गए और उसने अपनी उंगलियों पर गिनना भी शुरू कर दिया। तुम क्या कर रही हो? आर्यन सिंघानिया ने उसे हक्के बक्के बिविल्डर्ड होकर घूरा। वह थोड़ी देर पहले तक तो सामान्य नॉर्मल थी, है ना? वह अचानक अपनी उंगलियों पर क्यों गिनने लगी थी? मैं गिन रही हूं कि मेरे पास कितने पैसे हैं, निशा शर्मा ने एकदम से कहा, ब्लट आउट किया। आर्यन सिंघानिया निशब्द स्पीचलेस रह गया। उसे नहीं पता था कि निशा शर्मा गणित मैथ में इतनी कमज़ोर है कि उसे अपनी उंगलियों पर गिनना पड़ रहा है। हालांकि अब तक वह इसका आदी हो चुका था, क्योंकि यह युवती समय समय पर अजीब चीज़ों के बारे में बड़बड़ाती क्रैम्बल करती रहती थी। उसे जो नहीं पता था वह यह था कि निशा शर्मा अपने पैसे इसलिए गिन रही थी ताकि वह जान सके कि वह आर्यन सिंघानिया की कुल संपत्ति नेटवर्थ से कितनी दूर है। अभी उसका वर्तमान लक्ष्य कार्ड गोल्ड बेतहाशा अमीर फिल्थी रिच बनना और आर्यन सिंघानिया की बराबरी कैचअप करना था। ये वह जंगली वाइल्ड विचार था जो उसके दिमाग में तब आया था जब आर्यन सिंघानिया ने एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना उसे पैसे उधार देने के लिए सहमति दे दी थी। इसके अलावा उसे ये भी एहसास हुआ डॉन्ड ऑन हर कि आर्यन सिंघानिया पिछले कुछ दिनों से लगातार उसके सपनों में आ रहा था और उसके विचारों और भावनाओं के साथ खिलवाड़ मेज कर रहा था। यह उसकी बहुत बड़ी ज्यादती टू मच थी। वह उसे ऐसे ही नहीं जाने बच निकलने देगी। हालांकि जब तक वह उसके बराबर नहीं पहुंच जाती, मेजर अप नहीं कर लेती, तब तक वह जल्दबाजी इम्पेटुअसली में कोई कदम नहीं उठाएगी। निशा शर्मा असल में आर्यन सिंघानिया से दूर रहना चाहती थी। आखिरकार उनके एक साथ भविष्य की कोई संभावना नहीं थी, तो फिर उसके साथ क्यों उलझते एंटेंगल होते रहना। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा नहीं कर पाएगी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह आर्यन सिंघानिया से दूर नहीं जा सकी। इसके विपरीत लतिका भार्गव के दखल इंटरफेरेंस के कारण वे दोनों और भी करीब आ गए। इन दिनों उसका दिमाग लगातार दो दिशाओं में खींच रहा था, मानो वह दो हिस्सों में बढ़ गई हो। रुके रहना या दूर जाना, दोनों विकल्प उसके दिल के अंदर लड़ रहे थे, मानो वे एक फरिश्ता एंजल और एक शैतान डीमन हों। दोनों पक्षों विचारों के लगभग एक पूरे महीने तक आगे पीछे खींचतान करने के बाद उसे लतिका भार्गव के हमले का सामना करना पड़ा। वह जानती थी कि लतिका भार्गव ने आर्यन सिंघानिया की वजह से ही उसके साथ ऐसा किया था। अगर वह अभी अभी आर्यन सिंघानिया से मिली होती तो उसने सोचा होता कि यह सब आर्यन सिंघानिया की वजह से था। वह बहुत बड़ी मुसीबत था। हालांकि आर्यन सिंघानिया के साथ ज़्यादा समय बिताने के बाद वह इसके लिए उसे दोष नहीं दे सकती थी। इसके अलावा आर्यन सिंघानिया के बिना भी उसके और लतिका भार्गव के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं होते। और फिर क्या लतिका भार्गव उसके पीछे इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि वह आर्यन सिंघानिया को चुराना छीनना चाहती थी? निशा शर्मा के अंदर का अहंकार एरोगेंस बाहर आ गया। लतिका भार्गव वह पाना चाहती थी जो उसे चाहिए था। हाँ, उसे लतिका भार्गव को गुस्सा दिलाना ही था, उसे चिढ़ाना, पिस ऑफ करना था। इसी बचकाने चाइल्डिश विचार के साथ निशा शर्मा ने आर्यन सिंघानिया से पैसे उधार लेने के लिए फ़ोन किया था। हालांकि जब आर्यन सिंघानिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पैसे उधार दे दिए तो उसकी मनस्थिति स्टेट ऑफ माइंड तुरंत बदल गई। वह इतना अच्छा इंसान था तो उसे क्यों जाने दें। इस पल उसका रुकने वाला पक्ष बाहर उछल पड़ा और उसके दिल में जोर से कहा, इतने अच्छे इंसान को छोड़ देना, क्या तुम बेवकूफ़ हो? दूर जाने वाला पक्ष भी बाहर उछल पड़ा, तुम दोनों अलग अलग दुनिया के इंसान हो, तुम एक साथ खुश नहीं रहोगे। रुकने वाले पक्ष ने दूर जाने वाले पक्ष को थप्पड़ मारा। अलग दुनिया के लोग, अगर एक पृथ्वी पर होता और एक किसी काल्पनिक महाद्वीप फैंटेसी कॉन्टिनेंट में होता तो उसे मैं अलग दुनिया कहती। इसके अलावा तुम भी बहुत ताकतवर हो, तुम बाकी सबको हरा सकती हो।
दूर जाने वाले पक्ष ने संघर्ष करते हुए बहस की, ये सही परिवार नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि आर्यन सिंघानिया का परिवार कैसा है। अगर तुम उसके साथ जुड़ोगी, एक साथ आओगी, तो तुम्हें इतना सताया जाएगा कि तुम्हारी जान ही निकल जाएगी, बुलीड टू डेथ। रुकने वाले पक्ष ने थूकते हुए कहा, पफट में कैसे सताया जा सकता है, अगर हमें कुछ पसंद नहीं आया तो हम बस उन्हें जहर दे सकते हैं, हमें कौन डरा धमका बुली कर सकता है। दूर जाने वाला पक्ष निशब्द स्पीचलेस रह गया। लेकिन अगर हमने एक साथ रहने के लिए संघर्ष स्ट्रगल किया भी, तो भी हम खुश नहीं रहेंगे। रुकने वाले पक्ष ने हुंकार भरते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम खुश नहीं रहोगी? खुशी वह चीज़ है जिसे तुम्हें कमाना, अर्न करना पड़ता है, बिना लड़े ही हार मान लेने का क्या मतलब है? क्या तुम बाद में पछतावे, रिग्रेट्स का इंतज़ार करना चाहती हो? इसके अलावा अगर लड़ने के बाद भी तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी नहीं रहती, तो तुम ब्रेकअप भी तो कर सकती हो। क्या तुमने अच्छे से साथ आने और ब्रेकअप करने के बारे में नहीं सुना है? क्या होगा अगर हम ब्रेकअप न कर पाएं? ब्रेकअप नहीं कर पाएं, हम बस उन्हें जहर दे देंगे। तुम इतने हिंसक, वायलेंट क्यों हो? इसमें हिंसक क्या है? यह ज़रूरी है कि तुम्हारा समय अच्छा बीते। क्या तुम उसे भविष्य में अपना दूसरा आधा जीवनसाथी ढूंढने का आशीर्वाद देना चाहती हो? इसके अलावा क्या तुम इतने अच्छे इंसान को छोड़ने के लिए तैयार हो? तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल, अगर तुम उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं हो तो उसे पालो, गो फॉर हिम। ठीक है, चलते हैं, गो। तो निशा के दिमाग का ये छोटा सा ड्रामा खत्म हो गया था और विजेता विनर था रुकना। अब चूंकि उसने हर तरह के अनुमान, एंटिसिपेशन लगा लिए थे और हर तरह की तैयारी कर ली थी, इसलिए निशा शर्मा अब और नहीं हिचकिचाई। पालो, गो। आर्यन सिंघानिया के साथ इतना समय बिताने के बाद निशा शर्मा स्वाभाविक रूप से उसके चरित्र, कैरेक्टर को जानती थी। वह इतने अच्छे इंसान को बिल्कुल नहीं जाने दे सकती थी।